चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर लगभग खत्म कर चुके थे। आज का भी लेक्चर कैपेसिटर पे ही करते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और नीट वाले लोग स्पेशली ध्यान देना। स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट आपका है, वो मैं टाइम आपको बता दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, वहां तक आपको देखना, उसके बाद नीट वाले लोग बंद कर देंगे और उनको जो होमवर्क मिलेगा वो सोल्व करेंगे। ठीक है, और मेंस और एडवांस वालों को पूरा देखना है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ेंगे पर कंसेप्ट आपके और कुछ नए नहीं है, वही है जो मैंने लेक्चर्स में बताया, कैपेसिटेंस कैसे निकालना है वो सब। ठीक है, बस डाइलेक्ट्रिक अब आपका आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चन समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है, और आज के लेक्चर के बाद आपको फिजिक्स से और प्यार हो जाएगा, ऐसी चीजें आप सीखेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं जो बता रहा हूँ वो दोनों को नोट करना है, नीट वालों को भी, मेंस एडवांस सबको। ठीक है, और नीट वाले को नोट करके उसके बाद वीडियो देखने की जरूरत नहीं है उनको। तो याद करो, मैंने पहले बताया था जब मैं कैपेसिटर पढ़ा रहा था कि हमारे पास 3 तरह के कैपेसिटर है, पर मेनली हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और मैंने बताया था 2 और है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, उनका मैं लास्ट में बता दूंगा और उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं। तो सेकंड कैपेसिटर जो है हमारे पास, दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे और मिलेंगे तो डायरेक्टली मिलेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, हाँ, इसका यूज एससीबी में किया गया है 2-3 क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चन उसके दिए गए हैं एससीबी में। तो मेंस एडवांस वालों को थोड़ा डीप में जाके इसको सोचना पड़ेगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है आपको पता ही है, ये है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। सपोज इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है आपके b। ठीक है, अब सपोज मैं इनर को चार्ज दे देता हूं प्लस q और आउटर की अर्थिंग कर देता हूं, तो आपको एक ऐसा दिखेगा, ध्यान से समझना। इनर को जब मैंने चार्ज दिया प्लस q, क्या आउटर के इस सरफेस पे चार्ज रिड्यूस होगा माइनस q, इस पे प्लस q तो इस पे माइनस q। और बाहर वाले पे कितना होगा, आधे सोचेंगे प्लस q, नहीं, बाहर वाले पे चार्ज आएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अर्थिंग की है। अगर मैं इसको नाम दूं a b, तो स्फीयर b की जब मैंने अर्थिंग की तो उसका खुद का पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, 0। तो उसका पोटेंशियल लिखो एक बार। इसकी वजह से इसका आउटर पॉइंट लिखना सिखाया था मैंने, इसका आउटर पॉइंट दैट विल बी k q बाय डिस्टेंस व्हिच इज b। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो आ गया, इंड्यूस हुआ जो, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, खुद पे चार्ज की वजह से पोटेंशियल k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय खुद की रेडियस दैट इज b। तो कितना हो जाएगा, k क्यू बाय b माइनस k क्यू बाय b, ये तो 0 ही हो गया। अब खुद सोचा अगर इस पे प्लस q आ गया, आधे लोग क्या सोचते हैं, इस पे प्लस q, इस पे माइनस q, इस पे वापस प्लस q। अब खुद सोचा अगर इस पे प्लस q आ गया तो कभी भी इसका पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे पर इस प्लस q का भी पोटेंशियल रहेगा। पर मैं जानता हूं क्योंकि अर्थिंग की है तो उसका भी पोटेंशियल आपका कितना होना चाहिए, 0। और उसका पोटेंशियल 0 होने का मतलब, अगर इसको मैंने प्लस q चार्ज दिया तो इंडक्शन की वजह से इस पे माइनस q आना है, बाहर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देख के बताओ ये कैसा है आपका, क्या वैसे ही जैसे हम पैरेलल प्लेट में पढ़े थे, एक पे प्लस q एक पे माइनस q, इस पे भी वही है, प्लस q और माइनस q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी बोलो, अंदर तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिर्फ बीच के रीजन में। सही है, बिल्कुल। अब आज सोचेंगे बाहर आएगी कि नहीं आएगी, नहीं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि बाहर कोई भी पॉइंट पकड़ो तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी k q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी वजह से जो आएगी k इंटू माइनस q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस मेजर होगा, दोनों एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगी, बाहर के पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितने रीजन में कन्फाइंड है, इतने रीजन। और हम चाहते भी वही है कि हमको जो एनर्जी मिले वो एक रीजन में कन्फाइंड होनी चाहिए कैपेसिटर के केस में। तो दिस सेट ऑफ 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। ये स्फेरिकल कंडक्टर का जो पेयर है इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, एक पे प्लस q चार्ज, दूसरे पे माइनस q। बाहर 0 क्यों आया, समझ में आ गया? आधों को लगता है प्लस q माइनस q, तो ये प्लस q होना चाहिए, नहीं। अगर ये प्लस q हुआ तब आप b का पोटेंशियल खुद से लिख के देखना। इसका आउटर पॉइंट तो k q बाय डिस्टेंस, इसकी वजह से k इंटू माइनस q बाय रेडियस और k इंटू प्लस q बाय रेडियस, वो कभी 0 नहीं होगा। पर क्योंकि मैंने अर्थिंग किया है तो 0 होना चाहिए, इसलिए बाहर चार्ज 0 होगा आपका। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसकी कैपेसिटेंस, थोड़ा फील लेना। तो कैपेसिटेंस विल बी, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा और स्पेशली सेकंड जो तरीका है वो मेंस वाले बच्चे के लिए है। ध्यान से समझना सेकंड तरीका।
ठीक है, एचसीवी के क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस Q डिवाइडेड बाय V। V क्या होगा बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये जो मैंने नाम दिया है, सही है। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, मतलब VA माइनस VB निकाल लो। बोलो VA इसका पोटेंशियल खुद पे चार्ज की वजह से दैट विल बी KQ बाय खुद की रेडियस। क्या इस बाहर वाले की वजह से कितना चार्ज है? माइनस Q। तो कितना होगा? बाहर का इनर पॉइंट होगा ये। अभी मैं A का पोटेंशियल लिख रहा हूं, खुद पे चार्ज की वजह से KQ बाय खुद की रेडियस, बाहर वाले की वजह से K इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस क्योंकि इनर पॉइंट है, दैट विल बी माइनस KQ डिवाइडेड बाय B। ये हो गया A का पोटेंशियल। माइनस B का पोटेंशियल वो तो जीरो अर्थिंग की है उसकी, अगर अर्थिंग की है तो उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। चेक भी कर लो, इसका बाहर का पॉइंट है तो KQ बाय डिस्टेंस B, इसका खुद की वजह से K इनटू माइनस Q बाय रेडियस B कैंसिल होकर जीरो। ठीक, तो कितना आ गया बोलो? KQ कॉमन, AB एलसीएम दैट विल बी B माइनस A। आपको सीधा रट्टा मारना, स्पेशली नीट वालों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हमसे। सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी Q डिवाइडेड बाय V व्हिच इज KQ into B minus A into AB. Q will cancel out. 1 by K is 4 pi epsilon naught. So C comes out to be 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. ये सबको याद होनी चाहिए। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? 4 pi epsilon naught AB upon B minus A, where A is the inner radius, मतलब इनर स्फीयर की रेडियस, B जो है वो आउटर स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस, और B माइनस A दोनों का डिफरेंस। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नीट में आपको मिलेगा, इनर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, बाहर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कैपेसिटेंस बताओ। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना। पर हाँ, मेंस और एडवांस वालों को थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो एचसीवी में, जो मैं आज कराऊंगा। ठीक है, तो नीट वालों के लिए सिर्फ इतना है, ये पूरा डेरिवेशन नोट करो और डायरेक्ट फॉर्मूला उनका यूज होगा। वैसे आता भी नहीं है, ठीक है, आता आपका सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मेथड नंबर 2 क्या है वो ध्यान से समझना, और स्पेशली मेंस वाले लोग, नीट वाले लोग नहीं देखेंगे चलेगा। मेथड नंबर 2 कैपेसिटेंस निकालने का, ये एचसीवी के 3-4 क्वेश्चंस में यूज होगा। मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बता दूंगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ध्यान से सब देखना। तो ये A है आपका, रेडियस स्मॉल a, ये B है, रेडियस स्मॉल b। ठीक है, अब मुझे निकालना है सिस्टम की कैपेसिटेंस। अब ध्यान से सुनना। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैंने आपको पैरेलल प्लेट में सिखाया था ना, छोटे से एलिमेंट आप ले सकते हैं। बीच में क्या है आपका? वैक्यूम। और एचसीवी में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें बीच के रीजन में डाइलेक्ट्रिक भी फिल किया होगा, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस निकाल देना K से मल्टीप्लाई करके। अभी पर बीच में क्या है मेरा? वैक्यूम। तो देखो ध्यान से, ये मैंने लिया एक एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से समझना, ये यूज होगा एचसीवी के क्वेश्चंस में। ठीक है, कितनी रेडियस? x, थिकनेस कितनी? dx। क्या इस छोटे से की कैपेसिटेंस मैं लिख सकता हूं dc? बिल्कुल। उस छोटे से की कैपेसिटेंस कितनी होगी? a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब अगर बीच के रीजन में डाइलेक्ट्रिक होता तो इस छोटे से की कैपेसिटेंस हो जाती k a एप्सिलॉन नॉट बाय d, पर अभी बीच में वैक्यूम है तो k इज इक्वल टू 1, so that will be a epsilon naught by d। a इसका एरिया कितना होगा? 4 pi x square। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो, सारे क्वेश्चन होंगे। a epsilon naught upon d, दिख रहा है आपको एलिमेंट का वो सेपरेशन, दैट विल बी dx। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखो, क्या ये छोटे 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 एलिमेंट जो हैं वो किसमें होंगे? सीरीज की पैरेलल। A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो किसमें होंगे? आपके सीरीज में। ठीक, और सीरीज में क्या निकालते हैं आप? 1 by c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 by dc। पैरेलल में होते तो डायरेक्टली कर सकते थे, तो कितना हो जाएगा? 1 by c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और dx आपका ऊपर। सही है, कांस्टेंट्स को बाहर लो, सो 1 by c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x, वेरिएबल इज x, x की लिमिट यहां से लेके वहां तक, तो a से b। सो 1 by c इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, साइन के साथ कर लोगे तो।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल बी माइनस 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए। सोल्व कर लेना, रेसिप्रोकल ले लेना, सेम आएगा। अब मैंने ये क्यों बताया, नीट वालों को कोई जरूरत नहीं है। दिस इज योर मेथड नंबर 2, सिंपल। जो हमने लास्ट कल के लेक्चर में किया था, मतलब सैटरडे लेक्चर जो हमने किया था, उसमें क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, उसमें भी सेम करना है। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस एससीबी में मैं आज करवाऊंगा, उसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक किसी एंगल पे भरा गया है, समझ रहे हो, वो एडवांस लेवल क्वेश्चंस आपके। और पिछले 2 साल में मेंस लगभग हर दूसरी शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो किसी एंगल पे भरा गया है, तब बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, स्टेप्स वही है, छोटा सा एलिमेंट पकड़ो, उस एलिमेंट की डीसी मतलब उसकी छोटी सी कैपेसिटेंस निकालो। अब देखो वैसे वैसे एलिमेंट सीरीज में है या पैरेलल में, सिंपल। अगर वो पैरेलल में है, वो कैसे डिसाइड होगा, बैटरी किसके बीच में लगी है वो देख के कैसे डिसाइड करना पता है ना। उन सारे एलिमेंट्स की एक एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से, एक एक प्लेट नेगेटिव से, सो आपस में किसमें होंगे, पैरेलल में। समझ में आ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्लेट्स के बीच में सेम है तो आपस में किसमें होंगे, पैरेलल में। सो इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रेशन डीसी डायरेक्टली। पर अगर वो सीरीज में हुए एलिमेंट तो आपको यूज करना पड़ेगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dc, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल ऐड होते हैं आपके। डीसी उस छोटे से एलिमेंट की कैपेसिटी है, वो कैसे निकालनी है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट बाय d। पर अगर डाइलेक्ट्रिक है तो k a एप्सिलॉन नॉट बाय d। बस इसमें a लिखना आना चाहिए आपको, d लिखना आना चाहिए, सिंपल, एकदम सिंपल। a इज बेसिकली एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, ठीक है, इसमें 2 प्लेट्स होंगी, हर एक प्लेट का एरिया a। एंड d इज बेसिकली सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स, जो मैंने इसमें किया। एरिया हो जाएगा 4πx², सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स दैट विल बी dx। अब लिमिट डालो प्रॉपर, जहां से जहां तक आपको फिल करना है पूरा डाइलेक्ट्रिक, वो लिमिट डालो, आपके आंसर आ जाएंगे। कर लोगे, चल आगे बढ़े। नेक्स्ट इज बेसिकली योर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, थर्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। उसमें भी एकदम सेम फंडा है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। चलो ध्यान से सुनना। सो बेसिकली ये इसका एक्सिस, इसकी रेडियस a और ये आपका दूसरा, ठीक है, इसकी रेडियस b। ठीक है, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, मतलब पेयर, 2 कंडक्टर का पेयर। ठीक है, यहां कौन सा कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, वहां कौन से थे, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, अब फिर से वही, एक को क्या चार्ज दे दो, प्लस लैम्डा, क्योंकि हम इसमें लैम्डा की बात करते हैं, है ना। और बाहर वाले को क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। अब इसको प्लस दिया तो इस पे अपने आप इंड्यूस हो जाएगा माइनस, एकदम सेम जैसे उधर है। और कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमने बोला है, पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब। ये प्लस लैम्डा तो इस पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस लैम्डा। आधो को लगता है बाहर वाले पे सर प्लस होना चाहिए, नहीं, अगर बाहर वाले पे प्लस हुआ तो इसका तीनों की वजह से जब पोटेंशियल लिखोगे वो 0 नहीं आएगा। पर मुझे पता है बाहर वाले सिलिंड्रिकल कंडक्टर का पोटेंशियल वो 0 होना चाहिए, बिकॉज उसकी अर्थिंग की है। किसी भी कंडक्टर की आप अर्थिंग करते हो तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। वो तभी हो पाएगा जब इस प्लस लैम्डा और ये माइनस लैम्डा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वैसे ही कर रहे हैं। तो बाहर अपने आप चार्ज कितना बचेगा, 0, बाहर चार्ज ही नहीं आएगा। और यही तो हमारा होता है। ठीक है, चलो अब मुझे क्या निकालना है बेसिकली, अब फिर से नाम दे दो a b। फिर से मुझे क्या निकालना है, बोलो, कैपेसिटेंस, दैट विल बी q डिवाइडेड बाय v। तो q कितना आपका, लैम्डा इंटू लेंथ। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इंटू लेंथ अपॉन v। v इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b। क्या मैं वो निकाल सकता हूं, बिल्कुल। अब अगर आपने ध्यान से, अगर गॉस लॉ में हमने इसकी डेरिवेशन जब की थी, याद है आपको, अगर आपको याद होगी तो अंदर तो फील्ड नहीं होगी, कंडक्टर है, तो फील्ड कौन से रीजन में होगी, यहां वाले रीजन में। ठीक है, कितनी होती है फील्ड, अगर मान लो मैं r डिस्टेंस दूरी की बात करूं तो फील्ड कितनी होती है, याद है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2k लैम्डा बाय r। नोटबुक उठा के देखना एक बार, ठीक है। अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, माइनस e डॉट dr, दैट विल बी 2k लैम्डा बाय r इनटू dr। ठीक है, और पोटेंशियल कहां से कहां जा रहे हैं, a से लेके b तक। और जब हम a से b तक जा रहे हैं तो r कैसे वेरी करेगा, r इज डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक, दैट विल बी फ्रॉम a टू b। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, vb माइनस va, माइनस साइन कर ले जाओ, दैट विल बी va माइनस vb, जो हमको चाहिए। सो va माइनस vb विल बी 2k लैम्डा एज इट इज, 1 बाय r का इंटीग्रेशन ln r, और लिमिट डालोगे तो दैट विल बी ln b बाय a। ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दो। v क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b,
तो कितनी वैल्यू हो गई 2k lambda ln b by a. lambda lambda will cancel out, so c comes out to be l upon 1 by k की वैल्यू 4 pi epsilon naught और 2 से कैंसिल हो जाएगा, so 2 pi epsilon naught अपॉन ln b by a. नीट वालों को डायरेक्टली याद रखना है रिजल्ट और मेंस वालों को भी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते. स्फेरिकल कैपेसिटर में बन सकते हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है, पर इसमें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे. अब एक चीज ध्यान दो, L इज बेसिकली आपकी इसकी लेंथ और जनरली हम क्या लेते हैं इनफाइनाइट, ठीक है. इसीलिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में C डिफाइन करने से अच्छा जो प्रिसाइजली डिफाइन किया जाता है दैट इज योर C by L, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ. वो कितनी हो जाएगी 2 pi epsilon naught अपॉन ln b by a, where b is the radius of outer conductor, a is the radius of inner conductor. epsilon naught तो सबको पता है, ठीक है. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ. इसकी लेंथ बता देगा कि इतने के लिए कैपेसिटेंस चाहिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एल को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा. पर आपको याद रखना है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज 2 pi epsilon naught अपॉन ln v by a. अगर लेंथ आपको दी है तो इनटू l करके आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी. कर लोगे तो नीट वालों को सिर्फ ये दोनों नोट करने हैं. अब उनका काम खत्म, अब सिर्फ मेंस और एडवांस वाले बच्चे आगे ध्यान देंगे, ठीक है. नीट वालों का बस आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है. तो उनको स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे किया हमने मेथड 2 समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा मेथड जो जनरल करें. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q by v, किसी पे चार्ज क्योंकि दोनों पे इक्वल और ऑपोजिट है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल, ठीक है. चलो अब नीट वाले लोग अच्छे से सॉल्व करो, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन. चलो आज आगे बढ़ते हैं. अब चल ठीक. अब मेंस वाले और एडवांस वाले बच्चे ध्यान दें. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने जाते जाते पढ़ा था कि अगर हमारा k जो है वो वेरी कर रहा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर वेरी कर रहा है, वो दो तरीके से वेरी कर सकता है, x में और y में. तब हमको एलिमेंट कैसे कैसे लेना और थोड़ा सोचना. वो 3D में मैंने डायग्राम बनाया था, स्क्वायर प्लेट्स थी आपकी. 2D में कैसा बनेगा, 2D में तो एकदम सिंपल, ये आपका कैपेसिटर, ये आपकी बैटरी, ये 2D में बनेगा, ठीक है. पर जो मैंने बनाया था वो 3D में बनाया था. तो अब ध्यान से सुनना, मेंस आजकल पिछले 2 साल से इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है, बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक. तो अब ध्यान से सुनना कि जब हमारा k एज अ फंक्शन ऑफ x जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था, वैसा जब हम देखेंगे तो हम एलिमेंट कैसा कंसीडर करते हैं, ये हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है. लेफ्ट प्लेट से कितना, ये x, और ये हमारा होता है y एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस, ठीक है. और इसकी थिकनेस कितनी dx. अब मैं इस ऐसे 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 किसमें होंगे मेरे पैरेलल में. अब वो पैरेलल में क्यों, वो आपको समझ में आना चाहिए. क्यों पैरेलल में, क्योंकि सबकी एक एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और एक एक प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से. तो आपस में किसमें होंगे, पैरेलल. तो डायरेक्टली सी इक्विवेलेंट कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन dc. dc क्या है, एक छोटे सा जो मैंने एलिमेंट बनाया है उसकी कैपेसिटेंस, दैट विल बी कितनी, बोलो k a epsilon naught by d, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, वैक्यूम नहीं है. k एज अ फंक्शन ऑफ x, a एरिया. अब वो एरिया कैसा बनेगा, अब वो 3D में आपको सोचना पड़ेगा. ऊपर आपकी प्लेट्स है, सही है, स्क्वायर प्लेट्स है. तो जब आप कैपेसिटर एलिमेंट लेंगे तो ऐसा आएगा आपका, तो उसका एरिया क्या बनेगा ऊपर, दैट विल बी l, ये और ये आपका dx, यही तो बनेगा. इसको ऐसा ऊपर ऐसा 3D में समझो. सो ये आपका l जाएगा अंदर की तरफ, ये ऐसा, और ये आपका dx होगा. तो एरिया कितना बनेगा आपका l dx. तो वही मैंने लिखा था एरिया l dx. तो k a epsilon naught by d, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, वो तो यही होगा ना आपका, दैट विल बी d. समझ में आया, क्योंकि आपने जो एलिमेंट लिया उसकी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, तो वो ऐसा 3D में समझो. आपने एलिमेंट ऐसा लिया, ऐसा, ठीक है. तो उसकी प्लेट्स में ये और ये, इनमें सेपरेशन कितना रहेगा आपका d, तो इसलिए डिवाइडेड बाय d. अब टोटल कैपेसिटेंस कितनी, ऐसे ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स सारे पैरेलल में, सीरीज में नहीं. समझो बैटरी कैसी लगी है उसके हिसाब से समझना है. सो सी इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन dc. पैरेलल में डायरेक्टली हम करते हैं. अब कांस्टेंट्स बाहर ले लो, l epsilon naught d, k एज अ फंक्शन ऑफ x जो दिया है वो वैल्यू डाल दो, dx. x की लिमिट, ये एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा, सो दैट विल बी फ्रॉम 0 टू l. l मतलब ये लेंथ, स्क्वायर प्लेट है आपकी, ठीक है. और फिर हमने पढ़ा था कि k अगर y का फंक्शन है, k अगर y के साथ आपका वेरी कर रहा है, तब कैसे हमको सोल्व करना है.
तो k अगर y के साथ वेरी कर रहा है तब आपको एलिमेंट कैसे लेने हैं, अब ये मैं 2D में ही बना रहा हूं, ये एलिमेंट आपको लेना है, ये y एक्सिस है आपका एंड दिस इज योर x एक्सिस। ये एज लेंथ कितनी दी है, a, स्क्वायर प्लेट्स है, 3D में समझना। अब ये प्लेट एलिमेंट कैसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी लिखोगे, डीसी, दैट विल बी के एज अ फंक्शन ऑफ वाई है इस बार, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब देखो एलिमेंट आपका कैसा है, ये ऐसा, ठीक है, उसका एरिया क्या बनेगा आपका, जो स्क्वायर प्लेट का एरिया, दैट विल बी एज लेंथ का स्क्वायर, एल स्क्वायर। सो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, वो ये हो जाएगी आपकी डी वाई। अब क्या करना है आपको, ये छोटे 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 किस में होंगे, सीरीज में होंगे इस बार, क्योंकि बैटरी ऐसी लगी है, समझ पा रहे हो। तो 1 बाय सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1 बाय डी सी, वैल्यू डाल दो, y की लिमिट इस बार क्या होगी, एलिमेंट यहां से लेके पूरा जाएगा, सो 0 से लेके ये d, ठीक है, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अब थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, आगे आगे और मजा आने वाला है आपको। देखो जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे होते हैं कैपेसिटर के अंदर, तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, इसके क्वेश्चन एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। और एससीबी के लास्ट के 3 क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज के लास्ट के तीनों क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइलेक्ट्रिक, समझना ध्यान से, फील लेके, ठीक है। ये जो आखिरी के 2 लेक्चर मैंने बताया आज का और जो लास्ट हुआ, वो दोनों आपको अच्छे समझने, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स आपके क्लियर रहेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन, कब की बात कर रहे हैं, व्हेन इट इज बीइंग इंसर्टेड, जब हम इसको इंसर्ट कर रहे होते हैं, व्हेन इट इज बीइंग इंसर्टेड, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, मैं 3D में बना रहा हूं। तो सपोज ये आपकी प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, कैसी प्लेट्स हैं, स्क्वायर, ठीक है। ठीक, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, ध्यान से समझना, एज लेंथ कितनी है आपकी L, और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी है D, ठीक है। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, कैसे इंसर्ट किया, ध्यान से समझना, ये है मेरा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। वही डायमेंशन है जो आपकी प्लेट्स की डायमेंशन है, ठीक है। चल अब ध्यान से देखो आगे, ये मैं हटा दे रहा हूं, बस समझाने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। चल अब ध्यान से देखो, इसका 2D में मैं व्यू बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और फील आए। 2D में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक, ये आपकी बैटरी, समझना, इसके क्वेश्चन एडवांस में बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा। चलो देखो अब ध्यान से, अब मान लो किसी भी इंस्टेंट पे, थोड़ा सा मैं ऊपर करके प्लेट्स को बना रहा हूं ताकि आपको दिखे प्लेट्स कहां तक है, एक्चुअल में पूरा डायमेंशन सेम है तो पूरा इंसर्टेड है, वो मैं थोड़ा समझाने के लिए ऐसा बनाया, ठीक है। ऐसे नीचे से भी बना देते हैं, ठीक। चलो ये पूरा इंसर्टेड है, मैं फिर से बोला समझाने के लिए, मैंने दिखाने के लिए अच्छे से आपको बनाया।
स्क्वायर प्लेट है, एज लेंथ कितनी है, सपोज एल ए, वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, समझना स्टेप बाय स्टेप क्या मैं बोल रहा हूं और कैसे। ये 3D में आपका, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग तो तुम लोग जानते हो मेरी कैसी है, तो खुद से बना लेना अच्छी सी। चलो अब देखो, तो क्वेश्चन है कि जब हम इसको इंसर्ट करते जा रहे हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना। सपोज किसी भी इंस्टेंट पे, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, तो कितना हमने इंसर्ट कर दिया अंदर, x लेंथ हमने इंसर्ट कर दी, ठीक है। इसकी भी लेंथ कितनी होगी, l, सेम डायमेंशन, ऑब्वियस सी बात है। सो लेट एट एनी इंस्टेंट द लेंथ इंसर्टेड इज x, ये आप खुद से लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना, कि जब आप धीरे 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 इसको इंसर्ट कर रहे हैं, अब ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज k, ठीक है। अब सोचो किसी इंस्टेंट पे जब ये x आया तो कितना लेंथ आपका अभी भी वैक्यूम में है, क्या ये वाला लेंथ, दैट इज l माइनस एक्स। क्या और अंदर लेके जाओगे, क्या ये x बढ़ता जाएगा, और क्या वैक्यूम में जो लेंथ है वो आपकी कम होती जाएगी, बिल्कुल। क्या ये आपको दो कैपेसिटर नहीं दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, इमेजिन करना, यही खेल है पूरा HCV में। HCV में बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, और पिछले 2 साल में मैं बार बार बोल रहा हूं, मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो। ध्यान से समझना, बैटरी कैसी लगी है पहली चीज तो वो देखो। अब जब किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे किसी t टाइम पे, सपोज x लेंथ अंदर है डाइलेक्ट्रिक की, तो कितनी लेंथ वैक्यूम में है, ये वाली लेंथ l माइनस एक्स, टोटल l है ना। अब ये क्या दो कैपेसिटर नहीं दिख रहे आपको, एक तो ये जो वैक्यूम में है, कितनी लेंथ वाला, l माइनस एक्स, एरिया कितना होगा वो बाद में देखेंगे 3D में इमेजिन करके। क्या ये एक ये भी होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला है, आपस में किस में हो जाएंगे, इसकी कैपेसिटेंस निकाल लो, इसकी कैपेसिटेंस निकाल लो, आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ध्यान से देखो, क्योंकि जब ये वैक्यूम वाला कैपेसिटर देखोगे, इसकी एक प्लेट पॉजिटिव से एक प्लेट नेगेटिव से, सिमिलरली ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला है एल एक्स लेंथ वाला, इसमें भी एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, तो आपस में किस में, पैरेलल में। अब तो पैरेलल सीरीज समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। बैटरी देख के आपको समझ में आ जाएगा पैरेलल या सीरीज। अगर दोनों की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये जो दोनों कैपेसिटर आपके बन रहे हैं, तो दे विल बी इन पैरेलल, अदरवाइज दे विल बी इन सीरीज, सिंपल सा फंडा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो। अब मेरा एक सवाल है कि जैसे जैसे आप इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर इंसर्ट करते जा रहे हैं, इस x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या मेरी कैपेसिटेंस भी चेंज हो रही है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर गया, मान लो हाफ अंदर गया, तो L/2 अंदर, L/2 डाइलेक्ट्रिक का और L/2 आपका वैक्यूम का, तो कैपेसिटेंस कुछ और होगी, है ना। इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, वैक्यूम वाले की निकाल लेंगे हम और डाइलेक्ट्रिक वाले की निकाल लेंगे, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे बिकॉज दे आर इन पैरेलल, ठीक है। और लेंथ आगे करोगे तो कैपेसिटेंस आपकी चेंज होगी। अब मेरा एक सवाल है, अगर आपकी कैपेसिटेंस चेंज हो रही है लगातार टाइम के साथ, तो क्या आपकी एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर चेंज हो रहा है, बिल्कुल, बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज बेसिकली हाफ CV स्क्वायर। V तो आपका कांस्टेंट है बिकॉज आपने बैटरी लगा के रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाया, पर C आपका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर C आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर वो भी आपका चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है वो समझ में आ गया। अगर पूरा इंसर्टेड होता तब आपकी कैपेसिटेंस कितनी होती, Ka/ε0/d, या पूरे में वैक्यूम होता तब होती है ε0/d, पर आप धीरे 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 डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो आपकी कैपेसिटेंस कंटिन्यूअसली वेरी करेगी, और कैपेसिटेंस अगर वेरी कर रही है तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर वो आपकी वेरी कर रही है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एनर्जी अगर मुझे किसी t टाइम पे मिल जाए एज अ फंक्शन ऑफ x, ऑब्वियसली एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगी क्योंकि एरिया और वो d वगैरह आते हैं उसमें, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेट, दिस F, अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगेगा समझ में आ रहा है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इंड्यूस की वजह से इस पे माइनस, इस पे प्लस सिखाया था, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यही मैं निकालना चाहता हूं, ठीक। तो ये फोर्स कितना होगा, that force will be minus du/dx, पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी में, so that will be rate of change of potential energy with x, ठीक है, समझ रहे हो, माइनस du/dx पढ़े हो कहीं पे, बिल्कुल पढ़े होगे। एंड u is basically energy stored by a capacitor, क्योंकि वो x का फंक्शन आएगा और उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ये मेथड है आपका निकालने का, ठीक है। मेंस में बहुत यूज होगा, एडवांस में बहुत यूज होगा, तो अब ध्यान से डेरिवेशन समझना, थोड़ा लेंदी है नो डाउट, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से होगा। सो U इज बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, दैट विल बी हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। C इज बेसिकली क्या है,
कैपेसिटेंस किसी भी टी टाइम पे, जब हमने माना एक्स लेंथ आपकी अंदर है। अब 3D में इमेजिन करना, मैंने वैसे यहां पे बनाया भी है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। अब इससे अच्छा नहीं बनाऊंगा मैं, इससे अच्छा देख लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, मान लो किसी भी टी टाइम पे कितनी ले लेंथ अंदर आपकी एक्स, ठीक है। यहां ले लो या यहां ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। अच्छा अब इतना रीजन आपका डाइलेक्ट्रिक में है और इतना रीजन अभी भी किसमें है, वैक्यूम में। मतलब ये लेंथ कितनी है आपकी L माइनस एक्स। स्टैंडर्ड प्रोसेस है निकालने का, समझो, ठीक है। अच्छे से समझना, बार बार देखना अगर समझ में नहीं आया एक बार में। चल देखो, अब मेरा C कितना होगा, दिस C विल बी C1 प्लस C2। C1 इज बेसिकली वैक्यूम में जो है उसकी ले लेते हैं, और C2 बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी ले लेते हैं। फॉर्मूले वही है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D या K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। चलो अब C1 लिखने की कोशिश करते हैं, अब समझना थोड़ा सा। HCV के जो क्वेश्चन आज कराऊंगा, जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें यही सब यूज होगा बार बार, हर बार, ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो C1 इज बेसिकली ये जो रीजन है जिसमें वैक्यूम है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A एरिया, अब ध्यान से समझना है, एरिया क्या प्लेट्स के ऊपर बनेगा, 3D में विजुअलाइज करना। क्या लेंथ L माइनस एक्स है और ये कितनी है आपकी L, तो कितना हो जाएगा एरिया, L माइनस एक्स इंटू L। सो C1 बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट बाय D, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये वो तो D ही होगी आपकी, बराबर C2 जितने में आपका ये है डाइलेक्ट्रिक, ये वाला x लेंथ वाला, इसका कैपेसिटेंस। अब डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सो K इसका K गिवन है क्वेश्चन में। A एरिया, अब एरिया क्या बनेगा, देखो ध्यान से, प्लेट के ऊपर बनेगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये x, ये आपका L, तो एरिया कितना होगा बोलो, L इंटू एक्स। तो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब ये जब कैपेसिटर आप ध्यान से देखोगे तो प्लेट के बीच में सेपरेशन वो D ही होगी आपकी। अब ये आपस में सीरीज है पैरेलल। अब बैटरी देखो ऐसी लगी है, तो इतना वैक्यूम में इतना डाइलेक्ट्रिक में, तो दोनों की एक एक प्लेट पॉजिटिव से एक एक नेगेटिव से, तो आपस में पैरेलल। सो दिस C विल बी C1 प्लस C2। सो U will be given by half into V square which is constant into C. C is net capacitance. That will be C1 plus C2. वैक्यूम की जो आएगी, डाइलेक्ट्रिक की जो आएगी, दोनों का सम करो C1 plus C2. That will be क्या करें, अच्छा मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूं, जो जो आ रही है L एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन आ रहा है, तो ऐड करो L माइनस एक्स प्लस K इंटू एक्स। सो U विल बी हाफ V स्क्वायर L एप्सिलॉन नॉट बाय D L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1। सो किसी भी t टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला व्हिच इज हाफ L एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V स्क्वायर इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1। थोड़ा लेंदी है नो डाउट, इसलिए एडवांस का है, ठीक है। अब एडवांस में ये तो सब करना ही पड़ेगा, और आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन, ठीक है। सो फोर्स एक्टिंग विल बी, अब तो आसान है, अब इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, समझ में आ रहा है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। इस प्लेट पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इंडक्शन की वजह से इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सो दिस F विल बी, बोलो, माइनस du बाई डी एक्स। तो माइनस साइन du बाई डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर की है, जो एनर्जी स्टोर की है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्या एनर्जी जो स्टोर्ड है वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ विजिबल। चलो करो डिफरेंशिएशन, हम तो मैथ वाले हो यार, तुम लोग ये सब तो कर ही लोगे। कांस्टेंट तो एज इट इज रहेंगे, सो हाफ L एप्सिलॉन नॉट बाय D V स्क्वायर, अंदर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, L इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या बचेगा K माइनस 1। सो दिस इज बेसिकली द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज बीइंग इंसर्टेड। कितना आया
माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लेफ्ट की तरफ लगेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें सो दैट विल बी L epsilon naught by 2d into k minus 1 into v square. So this will be the attractive force acting on the dielectric. The force acting on the dielectric. याद कर लो तो अच्छा है, नहीं तो डेरिवेशन समझो, क्योंकि डायरेक्टली इसके क्वेश्चन बहुत बार एडवांस में आ चुके हैं। So the force acting on a dielectric while it is being inserted is given by L epsilon naught by 2d k minus 1 into v square, where v is EMF of battery, ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, L इज स्क्वायर प्लेट है, उसकी एज लेंथ, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट, d इज ये जो स्क्वायर प्लेट्स है आपकी, इनके बीच में सेपरेशन। ये मैंने 2D में भी बता दिया, 3D में भी, अब आपका जैसा मन करे वैसा समझ लो, कर लोगे? ओके, चलो अब आपको कुछ चीजें यहां से क्लियर मैं करवाता हूं जो जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी आप यहां से तो अपना खुद का दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ध्यान से सुनना। एचसीबी के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से ट्राई करना। पहला क्वेश्चन जो उसने बोला है, उसने यहां पे इस डाइलेक्ट्रिक के साथ एक पुली लटका, एक पुली के थ्रू एक मास लटका दिया m, तो उसने पूछा ये m की वैल्यू बताओ ताकि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये आपका इक्विलिब्रियम में हो। तो जैसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप अंदर लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट अंदर था उसका। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब जो फोर्स डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब प्लेट के अगर वो बाहर है तब तो कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, नो डाउट, पर हल्का सा भी पार्ट अगर अंदर है तब ये फोर्स एक्ट करेगा। 1/3 अंदर है तब भी यही फोर्स, हाफ अंदर है तब भी यही फोर्स, समझ में आ गया? 3/4 अंदर है तब भी यही फोर्स, बिकॉज ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ एल पे, डी पे, के पे, वी पे, वो तो चेंज ही कर रहे हैं आप। सो बेसिकली द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइलेक्ट्रिक व्हाइल इट इज बीइंग इंसर्टेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स। ये ध्यान देना कि उस पे डिपेंड नहीं करता है वो कि प्लेट के अंदर कितनी लेंथ डाइलेक्ट्रिक की है, चाहे वो आधी लेंथ हो, चाहे वो 1/3 हो, चाहे वो 3/4 हो, पूरी होगी तब तो क्यों फोर्स लगेगा, तब तो फोर्स आपका 0 हो जाएगा। एक बार अगर पूरा इंसर्ट हो गया, फोर्स कब तक लगता रहेगा? जब तक आपका डाइलेक्ट्रिक पूरा इंसर्ट नहीं हो जाता। धीरे 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 करके आप इंसर्ट करते जा रहे हो, एक बार पूरा इंसर्ट हो गया तब फोर्स काहे लगेगा, क्यों लगेगा तब फोर्स, समझ में आ गया? एक बार जब पूरा इंसर्ट हो गया तब फोर्स लग ही नहीं सकता आपका, समझ रहे हो? अब ऐसे में ऐसे भी क्वेश्चन है। अब उसने क्या किया, थोड़ा पार्ट अंदर इंसर्टेड था, कितना वो नहीं दिया, और देना भी क्यों, डिपेंड थोड़ी ना कर रहा है फोर्स, ठीक है। और ये मास लटका दे, बोला अगर ये इक्विलिब्रियम में तो बता m की वैल्यू कितनी, तो सबको पता अगर इसका कुछ पार्ट अंदर है प्लेट्स के तो उस पे एक फोर्स लगेगा व्हिच विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक, mg नीचे, तो इस फोर्स को किससे बैलेंस करवा दो, mg से, खत्म, m की वैल्यू आ गई आपकी। तो ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक। फिर जो लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा वो क्या पूछा, वो थोड़ा सा उसने घुमा के पूछा, उसको आपको फील लेके समझना पड़ेगा। उसने क्या बोला, उसने शायद पहले से कुछ पार्ट इंसर्ट किया हुआ था, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, पहले से कुछ पार्ट इंसर्ट किया था और बोला था उसके पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड बताओ। अब आपको समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन करेगा क्यों, ठीक। अब क्यों करेगा खुद सोच के देखना। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अंदर लेके जा रहे हो, 2D में मैं समझा रहा हूं, जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर लेके जा रहे हो, क्या दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस, सही है? क्या इस फोर्स की वजह से उसकी एक एक्सीलरेशन आएगी डाइलेक्ट्रिक की, कितनी बोलो? So acceleration of dielectric will be given by L epsilon naught by 2md, where m will be mass of the dielectric slab। समझो क्वेश्चन में देगा आपको, ये एक्सीलरेशन आ गई। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर उसके पास एक्सीलरेशन आ गई तो क्या जब वो पूरा अंदर चला जाएगा फोर्स 0 हो जाएगा, नो डाउट, पर क्या वो स्पीड गेन कर चुका होगा ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन? बिल्कुल, धीरे धीरे आप अंदर लेके जा रहे हो, फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सीलरेशन आ रही है, फोर्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, नो डाउट। तो जब तक वो एल लेंथ अंदर नहीं चला जाता तो क्या तब तक उसके पास एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्या उसकी वजह से स्पीड गेन कर चुका है वो? बिल्कुल। तो जैसी प्लेट्स के बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक पूरा फील हो जाएगा, फोर्स तो 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी, नो डाउट, पर क्योंकि पहले एक्सीलरेशन थी तो उसकी वजह से वो कुछ स्पीड गेन कर चुका है, जिसकी वजह से वो यहां पे नहीं अटकता है। मतलब जब पूरा इंसर्ट हो गया वहां पे नहीं रुकेगा वो क्या, वो थोड़ा आगे चला जाएगा। अब जैसे ही वो आगे जाएगा फिर से उसके पीछे की तरफ फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, यही वाला, सोच के देखो। अब दूर जा रहा है पर फोर्स अभी भी किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, समझ रहे हो? पूरा गया, फोर्स 0 हुआ पर स्पीड गेन कर चुका था तो आगे निकलेगा। अब आगे निकलेगा पर अभी भी फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ।
तो कहीं ना कहीं जाके स्पीड क्या हो जाएगी उसकी जीरो, क्योंकि वो रिटार्ड करेगा निकलने के बाद, क्योंकि फोर्स उल्टी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी उधर है। ठीक, अब रिटार्ड करेगा तो कुछ टाइम के बाद कुछ दूरी पे जाके v क्या हो जाएगी जीरो, फिर से अभी एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वापस आएगा, वापस पूरा गया, पर क्योंकि फिर से स्पीड गेन कर चुका, वापस इधर इधर, और ये क्या करेगा आपका पीरियोडिक मोशन। अब आज बोलेंगे सर ये तो एसएचएम हुआ। अब एसएचएम ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एसएचएम के लिए द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। चलो माइनस तो आया था, पर एक्स तो आया ही नहीं ना, एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा वो, एक्स इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, अब वो उस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा आपका, समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट आ रहा है आपका, फोर्स कांस्टेंट आ रहा है। सो दिस विल नॉट बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, रादर इट विल बी अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या मोशन करेगा, पीरियोडिक। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे में दिया है, उसने पूछा है कि इस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड बताओ। तो एकदम सिंपल, बाहर से, एकदम बाहर से पूरा अंदर जाने का टाइम कितना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रेस्ट से चालू हुआ, s कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, l इज इक्वल टू यूटी जीरो हाफ एटी। क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ रही है। सो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, l इज बेसिकली हाफ a इंटू टी स्क्वायर, यहां से t आ जाएगा अंडर रूट, बड़ा आंसर आएगा नो डाउट 2l बाय a। पर मजेदार है, देखो कितना मजा आएगा, a की वैल्यू ये बड़ी सी डाल दो, ठीक है, डरना नहीं है कुछ नहीं। ये टाइम कौन सा आया, बाहर से पूरा डाइलेक्ट्रिक को अंदर जाने पर, क्या वहां जाके रुकेगा नहीं, ओवरशूट करके आगे निकलेगा, क्या उतना ही टाइम और, क्या वापस आएगा, क्या इधर जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 इंटू टाइम, टोटल टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन विल बी 4t, t बाहर से अंदर आने का टाइम जो कि है वो, वैल्यू डाल दो आंसर आएगा। पर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया उसने लास्ट में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है पर उसने थोड़ा सा अलग दिया, उन्होंने शायद पहले से ही कुछ तो पार्ट अंदर डाला हुआ है, वो आपने समझ लेना, इतना दिमाग आपके पास है कि क्या करना है। कंसेप्ट यही है आपका, सीखो समझो, कोई समस्या है तो उसको पूछो, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ है, पर हाँ सिस्टमैटिक चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत मजा भी आएगा। मुश्किल है, मुझे भी पता है, अजीब है, कैलकुलेशंस है बहुत सारी, मुझे भी पता है, पर हाँ सिस्टमैटिक वे में चलो, स्टेप बाय स्टेप करते रहो सॉल्व, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस। बस फील आना चाहिए कि एलिमेंट्स कैसे लिए, क्योंकि डायरेक्टली में ज्यादातर क्वेश्चन उसी के आता है, सी इक्विवेलेंट बताओ, एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, जैसे मैं अभी अगला एससीवी का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद एससीवी के 3-4 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ट्राई करेंगे आज ही कंप्लीट करने का, और उन क्वेश्चंस के अलावा मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज में कोई आपको डाउट होगा, एक दो हो सकता है, नो डाउट होगा ही वो एक दो, अब वो हम ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। पर यहां जो मैं अभी करवा रहा हूं, क्योंकि कल मैंने डीपीपी दी थी ये बैच को, उसमें 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है हमने प्लेट्स के बीच में किसी एंगल पे, उसके ऊपर उसने क्वेश्चन पूछे थे, सी इक्विवेलेंट बताओ। तो आज का लेक्चर देखने के बाद आपको आराम से हो जाएंगे, कोई उसमें वो नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, एक भी स्टेप आपसे छूट गया, एक भी आपसे मिस्टेक हो गई सीरीज पैरेलल समझने में, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। बस आपके 3 काम है इसमें मेनली, सबसे पहला एलिमेंट लो, उसकी डीसी निकालो, उसके लिए आपको देखना है वैक्यूम में है या डाइलेक्ट्रिक में। वैक्यूम में तो डायरेक्टली A एप्सिलॉन नॉट बाय d, डाइलेक्ट्रिक में तो K A एप्सिलॉन नॉट बाय d। A वो जो आपने एलिमेंट माना है, प्लेट मानी है, उसका एरिया, अब वो ऊपर बनेगा आपका स्क्वायर प्लेट के ऊपर, वो 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। D प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, वो आप समझ सकते हैं। Y में होगा तो थिकनेस ही आपका D बनेगा, पर अगर X में आपने एलिमेंट लिया होगा ऐसा, तब आपका ये बनेगा आपका D, ठीक है। वो आप 3D में समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आपको देखना है कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने लिया, अगर मेरे पूरी प्लेट को कवर करना है, पूरे को डाइलेक्ट्रिक से भरना है, तो ये एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, सीरीज में या पैरेलल, वो बैटरी देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब वो एक बार पता चल गया, फिर सीधा यूज करना है। पैरेलल में है तो डीसी विल सी इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रेशन डीसी, लिमिट डालो, और अगर सीरीज में है तो 1/c इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रेशन 1/dc, सिंपल। अब वो आपके दिमाग के ऊपर आप कैसे खेलते हो क्वेश्चन से, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो मुझे लगता है कि थोड़े टफ हैं एससीवी में, ठीक है। ये पॉज करके खुद से नोट कर लेना। तो वो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, वो मैं बता देता हूं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन और भी मिल सकता है और बुक्स में, तो वो आपको खुद से सोल्व कर लेना। पर हाँ, आप अभी मुझे लगा खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, वो समझना। चल तो ये कुछ क्वेश्चंस है,
जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को डाउट आएगा इसमें, बाकी तो हो जाएंगे लगभग। एक है डाइलेक्ट्रिक वाला, प्लेट्स दी हुई हैं आपको, स्क्वायर प्लेट्स हैं H8, ये 2D में भी है, समझ पा रहा हूँ जैसे मैं 3D में बनाता था स्क्वायर प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ऐसा भरा हुआ है, देखो ऐसा, यहां से लेके यहां तक, ये इतने रीजन में K1, इतने रीजन में आपका K2। क्वेश्चन है सी इक्विवेलेंट बताओ, और बैटरी कैसे लगी A और B के बीच में, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट आप लोगे ऐसा, वो आपस में किसमें होंगे, पैरेलल में, क्योंकि सबका एक एक प्लेट पॉजिटिव से, एक एक प्लेट नेगेटिव से, वो आपको डिसाइड करना आना चाहिए सीरीज है पैरेलल। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, 2 कंडक्टिंग शेल से बना हुआ है, एक की रेडियस A, दूसरे की रेडियस B। अब आपने बीच का रीजन जो वैक्यूम था, A से लेके B का जो बीच का रीजन वैक्यूम था, उसके कुछ रीजन में आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कितने तक, अप टू रेडियस C तक, ये मैंने दिखाया भी है। क्वेश्चन है सी इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। और ये जो मैंने आज पढ़ाया कि फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से वो पीरियोडिक मोशन करेगा, तो उसका टाइम पीरियड बताओ, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस, ये लगता है मुझे सबसे अच्छे क्वेश्चन है, और भी हैं उसमें भी डाउट आएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन मतलब कैपेसिटी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, तो और भी क्वेश्चन में डाउट आ सकते हैं, पर वो हम ग्रुप पे कर लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले और आपको सिस्टमेटिक वे में चलना है, हर क्वेश्चन ऐसे ही करना। अब 19 में जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा था एकदम सेम, बस उसने ऊपर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था, नीचे भरा था इतने रीजन में, K का ऊपर वैक्यूम था आपका। तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, सेम स्टेप, बस ऊपर वैक्यूम लेके सोल्व कर देना। इसमें ऊपर भी डाइलेक्ट्रिक, नीचे भी डाइलेक्ट्रिक। तो स्टेप क्या है, 3D में इमेजिन करना, मैं 2D में बना रहा हूं। सबसे पहले आपको ये एलिमेंट लेना है, ठीक भाई, ये ले लिया, एलिमेंट ले लिया, चलो समझ में आ गया, ठीक है। कितना दूर, मान लो ये नोट कर लिया, अपनी वो बुक में देख के पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना। ये x डिस्टेंस, ये थिकनेस कितनी dx, 3D में इमेजिन करना, ये ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर स्क्वायर प्लेट है ऐसा, ठीक। अब अगर मैं इसकी छोटे से की कैपेसिटेंस निकाल दूं, उसको इंटीग्रेट मार दूं सीरीज में, पैरेलल में मैं देख लूंगा, इसको इंटीग्रेट मार दूं लिमिट के साथ, क्या मेरा आंसर आ जाएगा। ये बड़ा सा आंसर है, आधे लोगों को इसी को देख के अटैक आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं इस छोटे से की कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं डीसी, समझना बहुत ध्यान से। अब वो जो डीसी होगी, देखो कुछ पोर्शन तो आपका K1 में है इसका, यहां तक है ना, कुछ पोर्शन आपका K2 वाले में है कि नहीं, ठीक है। ये K2 वाला रीजन था, ये आपका K1 वाला रीजन था, तो कुछ पोर्शन तो K1 में, कुछ पोर्शन K2 में। तो इसकी तो मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता। डायरेक्टली अगर मान लो पूरे में K रीजन का भरा, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भरा, तो सीधा K एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब इसका कुछ पोर्शन इसमें K1 में, कुछ K2 में, तो स्टेप बाय स्टेप चलो सब समझ में आएगा। अब मान लो ये डिस्टेंस आपका कितना है K1 में, ये y है, x तो नहीं मान सकता, x मैंने मान लिया, या l मानना है वो आपकी मर्जी, सो दिस विल बी d माइनस y, ठीक। अब ये जो K1 वाले में है, ये जो पोर्शन है, इसकी कैपेसिटेंस मैं ले लेता हूं सपोज C1, और K2 वाले में है, इसकी मैं ले लेता हूं सपोज C2, ठीक। तो इस एलिमेंट की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, DC, दैट विल बी C1 C2 का रिजल्टेंट। अब देख के चलो ये C1 C2 किसमें होंगे, ये जो कैपेसिटेंस आएगी इस एलिमेंट की और इसकी जो, क्या वो आपस में सीरीज में होंगे, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में ये वाले होंगे जो आप लेंगे, एक पूरे का निकालने के बाद जो लेंगे वो पैरेलल में होंगे, क्योंकि बैटरी देखो ना कैसे लगी, क्योंकि इसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, समझ पा रहे हो। ये प्लेट यहां तक और ये यहां तक, तो आपस में किसमें, पैरेलल में। सो इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट विल बी C1 C2 बाय C1 प्लस C2। स्टेप बाय स्टेप चलो, थोड़ा लेंदी है नो डाउट, पर होगा। C1 इस रीजन में जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस चलो निकालना सीखते हैं। तो C1 विल बी K एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वही तो करते हैं हम। K कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1 A। अब वो 3D में आपको सोचना पड़ेगा, क्या ऐसा बनेगा एरिया, तो कितना होगा, अगर मैंने dx लिया है तो ये एज लेंथ A और ये आपका dx आएगा, ऐसा 3D में समझ पा रहे हो, ये ऐसा, ठीक है। सो दैट विल बी A into dx, ओके। K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, सेपरेशन, क्या ये बिल्कुल ऐसे तो करते थे हम, तो कितना आएगा आपका y, ठीक। अच्छा C2, इसमें जो बनेगी उसकी कैपेसिटेंस दैट विल बी K व्हिच इज K2A। फिर से ऐसा लोअर प्लेट पे देखो एरिया वैसे ही बनेगा, कितना आएगा वो A dx into एप्सिलॉन नॉट बाय D, सेपरेशन दैट विल बी दिस, कितना D माइनस y। सिंपल, हर बार तो यही कर रहे हैं हम। अब ये आपस में किसमें हो गए आपके, पैरेलल में,
सॉरी सीरीज में C1 C2। सो इस पूरे की कैपेसिटेंस कितनी आएगी छोटी सी DC, दैट विल बी C1 C2 बाय C1 प्लस C2। अब कैलकुलेशन है, एक भी चीज गलत के आंसर मैच नहीं करेगा। सो कितना आएगा बोलो, K1 K2 A dx का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन y इंटू d माइनस y, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, K1 A dx एप्सिलॉन नॉट बाय y प्लस K2 A dx एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस y। ठीक है, चल कैंसिल करो फटाफट जो कैंसिल हो रहा है, A dx एप्सिलॉन नॉट एक एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको बाद में करेंगे क्वेश्चन को, ये नोट कर लेना। चलो देखो, तो डीसी विल बी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके डीसी कितना है आपका, K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट dx, ये नीचे से कैंसिल, जब आप एलसीएम लेंगे तो जब आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा K1 इंटू d माइनस वाई प्लस K2 इंटू वाई। ठीक, थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन K1 d अलग, y कॉमन, दैट विल बी K2 माइनस K1। डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, सब हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब DCI पूरे की कैपेसिटेंस है जो मैंने एलिमेंट लिया, अब उसकी भी मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड किया। इस पूरे के एलिमेंट में डायरेक्टली पूरे की कैपेसिटेंस डायरेक्टली नहीं निकाल सकता था, इस पोर्शन की अलग निकाली, इसकी अलग निकाली। अब मेरे को एक गड़बड़ दिखी यहाँ पे, क्या कि ऐसे ऐसे सारे के सारे आपके किसमें होंगे, पैरेलल में। प्लेट देख, बैटरी देख के चलो कैसे लगे, वो समझ में आ रहा है। सो नेट टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी डायरेक्टली इंटीग्रेशन डीसी। चलो ये भी मुझे समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत दिख रही है, वो क्या, कांस्टेंट चलो बाहर लेते हैं पहले, K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा इंटीग्रेशन dx अपॉन K1d प्लस y इंटू K2 माइनस K1। अब गड़बड़ समझ में आई आपको? गड़बड़ क्या है, दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ गया आपके, कैसे, x और y, क्योंकि x आपने ए माना, y आपने ए माना, क्या एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। अब वो फिर से आपको थोड़ी ज्योमेट्री यहां तक समझ में आ गया, थोड़ा लेंदी जा रहा है नो डाउट, पर क्वेश्चन आते हैं, पास से उठा के देखना, ऐसा नहीं है आपको करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो, सब होगा। प्रैक्टिस करो 2-3 बार, ठीक है, ऊपर एयर ले लो, नीचे एयर ले लो, ऐसा प्रैक्टिस करते जाओ, ऊपर में भर दो, नीचे एयर ले लो, या ऊपर एयर ले लो, नीचे में भर दो, प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं y और x में रिलेशन, ताकि मैं वहां पे एक ही वेरिएबल लेके आ सकूं, x, और x की लिमिट में डाल दूंगा। x की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, ये एलिमेंट यहां से लास्ट तक जाएगा, तो x की लिमिट 0 से लेके h लेंथ तक, a तक, सिंपल। चल अच्छा, अब आपको ये लाइन ध्यान से दिख रही है, मैं यहां पे अलग से बनाऊंगा ये लाइन। सपोज ये एंगल मैं थीटा लेता हूं, तो tan थीटा मैं कितना लिख सकता हूं बोलो, ये बाय ये, दैट विल बी d बाय a, बिल्कुल सही है ना। अब ये मैंने d बाय a लिखा, इसी tan थीटा को क्या मैं यहां से, ये मैंने कितना लिया था x, ये मैंने कितना लिया था d माइनस वाई, क्या मैं इसी tan थीटा को लिख सकता हूं d माइनस वाई बाय x? ऐसे क्वेश्चन आप थोड़े रजिस्टर में कर चुके हैं ऐसा, ठीक है। अब मुझे x y को x की टर्म में डालना है, तो कितना हो जाएगा बोलो, dx बाय a इज इक्वल टू d माइनस वाई, सो y कम्स आउट टू बी dx बाय a माइनस d। डाल दें इसमें, डालो वैल्यू, सो K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन K1d प्लस y, विच इज d कॉमन ले ले, x बाय a माइनस 1 इंटू K2 माइनस K1। सही है यहाँ तक? अरे बोलो, अच्छा थोड़ा लेंदी हो गया ना, चलेगा, अब क्या कर सकते हैं। अब लिमिट डालते हैं हम लोग x की, ठीक है। अब x की लिमिट क्या होगी, ऑब्वियसली 0 से लेके एज लेंथ a तक। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन मैथ वालों को आता होगा, क्योंकि नीट वालों को तो ये पढ़ना ही नहीं है ऐसा। अब मैथ वाले इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा, सो C इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी K1 K2 A एप्सिलॉन, थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, पर मैं तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्योंकि देखो x सिर्फ यहाँ पे है, तो इसका ln में इंटीग्रेशन आएगा, कितना ln, ये पूरा जो है बड़ा सा K1d प्लस d इंटू K2 माइनस K1 इंटू x बाय a माइनस 1।
अभी भी खत्म नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में क्या है x के साथ d इंटू k2 माइनस k1, ये तो आएगा नहीं, और अपॉन इंटू 1/, ये डिवाइड में आता है ना इंटीग्रेशन। लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से लेके a तक। तो पहले जो कांस्टेंट्स है उसको थोड़ा वो कर लेते हैं। a, so this will be k1 k2 a square epsilon naught upon d into k2 minus k1। ठीक, चलो यहां तक। अब लिमिट डालते हैं हम। ln देखो a डालोगे a by a 1, 1 minus 1 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, तो कितना बचा k1d माइनस ln लोअर लिमिट। अब डालोगे x को आप 0, तो क्या बचेगा बोलो, थोड़ा सा रहने दी, k1d प्लस d इंटू k2 माइनस k1, x को आपने डाल दिया 0, सो दिस विल बी -1। शायद ये कट जाएगा कुछ, तो कितना हो गया अंदर ही में सिंपलीफाई करो, ln k1d माइनस माइनस साइन जब आप लेके जाओगे तो कितना होगा, कुछ तो गलती हुई है ना, सही है क्या, ये कैंसिल होना चाहिए आपका, k1d प्लस k2d प्लस k1d, k1d तो ऐड हो रहा है, कई गलती हुई है शायद। कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये आपका कुछ तो है, 1 मिनट देखता हूं मैं। चल, गलती मिल गई, मैंने शायद यहीं पे गलत किया था। d by a is equal to d minus y by x, तो यहां से मैंने गलत क्या लिखा था, y ये आना चाहिए आपका, हाँ मैंने साइन देखा ही नहीं आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ही साइन आपका उल्टा आएगा, सो दैट विल बी 1 minus x by a, इसलिए गलती आ रही है, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। 1 minus x by a जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus x by a, अब सही आ जाएगा। और जब आप नीचे लेके जाएंगे तो d k2 माइनस k1 ऐसे ही, और x का कोएफिशिएंट -1 by a, तो ये माइनस आएगा आपका, तो ये माइनस आएगा, ठीक, हाँ अब आ जाएगा। सो ln k1d माइनस, अब ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है, जब x को 0 डालोगे, कर लोगे आगे। अब k1d कैंसिल आउट, तो ये बचेगा आपका ln k2d, बस आ गया आंसर। तो c इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी k1 k2 a square epsilon naught, माइनस साइन नीचे लेके जाओ, दैट विल बी d into k1 minus k2 ln a minus ln b, k1d by k2d, d will cancel out, so this will be ln k1 by k2। आधों के प्राण निकल गए होंगे देख के, पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमने 2, 2.5, 3 महीना जितना भी ऑनलाइन पढ़ा है, मुझे लगता है सबसे मुश्किल पार्ट यही है आपका, ठीक है, पर कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चल कर लोगे, स्टेप समझ में आ गया। एलिमेंट लो, वो एलिमेंट 2 डाइलेक्ट्रिक्स में आ रहा था, तो दोनों की वजह से अलग अलग कैपेसिटेंस निकाली, ठीक है। क्या क्या चीजें मैंने कंसीडर की, x dx, ये y कंसीडर किया, ठीक है। अब k1 वाले में जो आ रहा था उसकी कैपेसिटेंस c1 मान ली, वो निकाला, c2 मान ली, वो निकाला, स्टेप बाय स्टेप चले। वो c1 c2 आपस में सीरीज में दिख रहे थे, तो उनका c आ जाएगा dc, वो आ जाएगा c1 c2 by c1 plus c2। वो dc मेरा आया था कुछ तो अजीब सा, ठीक है, ये आया था, ठीक। अब इसमें मुझे 2 वेरिएबल दिख रहे थे x और y, अब ऐसे ऐसे dc किसमें हो जाएंगे, पैरेलल, तो डायरेक्टली c इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रेशन dc, कांस्टेंट बाहर लिए तो अंदर। अब यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है, अब मैंने एक को दूसरे में चेंज किया, तो कैसे किया, ज्योमेट्री, ये एंगल थीटा मान लिया, तो tan थीटा विल बी a by a, मतलब d by a, एंड दैट विल बी इक्वल टू d minus y by x। अब ये छोटा सा आपको स्ट्रेट लाइन मानना ही पड़ेगा, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो यहाँ से y आपका आ जाएगा d minus dx by a, मैंने शायद लिखते हुए उल्टा कर दिया था, dx by a minus d, ठीक है, वो गलती चलती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू डाल दी। अब आपको मैथ वालों को इंटीग्रेशन आता ही है इसका, इसमें सिर्फ x है आपको और कुछ नहीं, तो ln में इंटीग्रेशन आ जाएगा, और x का जो कोएफिशिएंट है बड़ा सा d into k2 minus k1 और -1 by a डिवाइड हो जाता है आपका। अब लिमिट डालो, करो, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व,
चलो अब इसी के बाद जो मैंने स्फेरिकल बताया था वो मैं हिंट देता हूं, मुझे करके सब लोग सेंड करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, आज का लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, वो हिंट क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था, मैं यहीं पे बनाता हूं, ये नोट कर लेना पॉज करके। क्वेश्चन क्या था वो, क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपका, ये मैं हिंट देता हूं, आप खुद से कर लेना। वैसे अब ये देखने के बाद लगभग मुझे लगता है 50% बच्चे कर लेंगे। ये ए, ये आपका था सी, ये आपका था बी, यहां तक आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है। अब मैं बताता हूं क्या करना है आपको, इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट बताना है आपको, ठीक। अब आप क्या करो, छोटे छोटे एलिमेंट जो मैंने स्फेरिकल में मेथड 2 सिखाया था, वो इसी के लिए सिखाया था, ये आप एक छोटा सा एलिमेंट लो डाइलेक्ट्रिक में, कितने पे, एक्स रेडियस, और कितनी है, dx। इसकी छोटी सी कैपेसिटेंस dc बोलो कितनी होगी, k, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में है a, 4 pi x स्क्वायर k a एप्सिलॉन नॉट बाय d, दैट विल बी dx। ठीक, अब यहां से यहां तक डाइलेक्ट्रिक आपका, ठीक है, तो ऐसे डीसी किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। सो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय डीसी कर लो, छोटा इसका तो छोटा सा इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट कहां से कहां, a से लेकर c तक, क्योंकि यहीं तक डाइलेक्ट्रिक है। चल वो आ गया, लेट्स से इट इज C1, ये जो भी सॉल्व होकर रेसिप्रोकल करके आ गया, लेट्स से इट इज C1। C1 क्या बेसिकली आपकी आई, यहां से लेके यहां तक कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक में। अब क्या यहां से यहां वैक्यूम है आपका, फिर से क्या करो, सेम एलिमेंट लो, सेंटर से x दूरी पे dx उसकी हो, उसका dc कितना हो जाएगा, सेम, उसका वो ऐसे ऐसे छोटे 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 किसमें हो जाएंगे, सीरीज वापस से। 1 बाय सी इक्विवेलेंट कितना, 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय डीसी, डीसी की वैल्यू डालो। अब लिमिट कहां से कहां, अब वैक्यूम आपका यहां से यहां, तो लिमिट हो जाएगी आपकी सी से लेके बी तक, वो आ गया, से दैट इज C2। जो यहां से यहां तक सोल्व करके कैपेसिटेंस आई वो C2 है सपोज, जो यहां से यहां तक आई वो सपोज C1 है आपकी। वो C1 वो C2 फिर से किसमें हो जाएंगे आपके, सीरीज में, ठीक है, ऐसे है ना, ये C1 ये C2, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, तो वो वापस से किसमें, सीरीज में। सो C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2 बाय C1 प्लस C2। कर लोगे पक्का, चलो थोड़े से लेंथी है नो डाउट, मुझे भी पता है, पर ये सब लोग सेंड करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है शायद, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, देखने में बहुत मुश्किल लग सकता है, इसका आंसर एक बार देखोगे तो पता नहीं क्या सोचोगे कि अरे बाप रे कैसे होगा, पर कंसेप्ट अगर आपके पास है, ठीक है, हर चीज आपने ध्यान से सुनी है, क्या होता है, फोर्स कैसे लगता है, उसका क्या यूज करें हम, वो सब, ठीक है, तब आपको ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आंसर बहुत बड़ा सा है इसका। क्वेश्चन क्या है कि पहले से ही ए लेंथ आपकी इंसर्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मास m दिया है क्वेश्चन में, टोटल लेंथ है मतलब इसी की लेंथ के इक्वल दिया है, प्लेट के बीच में सेपरेशन d, बैटरी का EMF E दिया हुआ है। क्वेश्चन है इसके पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियोडिक मोशन क्यों करेगा, मैंने सिखाया था आपको, और यहां से रेस्ट से रिलीज किया है इसको, एकदम बाहर नहीं था ये, थोड़ा लेंथ अंदर थी ए लेंथ, उसको रेस्ट से रिलीज किया। अब आगे क्या होगा, जब तक ये पूरा इंसर्ट नहीं होता धीरे धीरे जाएगा, फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्स जब लगेगा तो एक टाइम पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, क्योंकि डायमेंशन सेम है, पर क्या वहां पे जाकर रुक जाएगा, नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन थी तो कुछ स्पीड गेन कर चुका था, तो उसको ओवरशूट करके आगे निकलेगा, पर जैसे ही आगे निकलेगा स्पीड तो है उसके पास, पर फोर्स अब राइट में लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसकी वजह से रिटार्डेशन आएगी, ठीक, तो स्पीड लगातार कम होगी, कुछ टाइम के बाद कहीं पे जाके 0, फिर वापस आएगा अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, फिर से पूरा इंसर्ट क्या यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, ओवरशूट करके फिर से आगे, और फाइनली यहीं पे रुकेगा जहां पे इनिशियली था। तो टोटल टाइम पीरियड जो पीरियोडिक मोशन का होगा दैट विल बी 4 × t। अब SHM क्यों नहीं है, पीरियोडिक क्यों समझ में आ रहा है, SHM नहीं है क्योंकि फोर्स -x के प्रोपोर्शनल नहीं है, कांस्टेंट फोर्स आता है, ठीक। तो ये फोर्स कितना एक्ट करता है आपका, बोलो फटाफट, दिस फोर्स इज, जितना मुझे याद है, एप्सिलॉन नॉट L by 2d k - 1 × v² which is e², क्वेश्चन में ही दिया है। किसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगी, सो एक्सीलरेशन विल बी दिस फोर्स बाय मास, खत्म सवाल। अब अंदर तक जाने में, पूरा जब अंदर तक जाएगा कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है, a था, ये करना है सिर्फ, तो कितना L माइनस है, सो S विल बी L माइनस है इज इक्वल टू UT, रेस्ट से रिलीज हुआ, हाफ a बड़ा सा एप्सिलॉन नॉट L by 2md k - 1 × e², सो हाफ a × t²। अब सवाल उठता है ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो t यहां से कितना आ गया, बड़ा सा, दैट विल बी 2 बाहर आ जाएगा, √md
L minus A upon epsilon naught L K minus 1 into E square. So total time period इसी में लिख दूं, ये इसका 4 टाइम्स, दैट विल बी 8 टाइम्स. ओके, ये आंसर दिया उसने. अब डरना नहीं है. अब इसी से एक क्वेश्चन पहले उसने दो ऐसे दो प्लेट्स ले लिए, एक कैपेसिटर, एक में आपने डाल रहे हो K1 वाला, एक में डाल रहे हो K2 वाला, और उसने पूछा एक को E1 से कनेक्ट किया, एक को E2 से. डायग्राम देखोगे आप, E1 बाई E2 की वैल्यू पूछे, सेम स्टेप, एकदम सेम स्टेप. ठीक है, चलो